Hello everyone, am I audible? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके। अरे नहीं, कल मैंने खड़े होकर क्लास ले ली, मेरे को बहुत दर्द हो गया। चलो मॉक टेस्ट करते हैं, पहले वोकेबलरी का करना, फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस का कर लेना, ठीक है? दोनों मॉक टेस्ट हैं, एक वोकैब बेस्ड है, एक है आपका मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है? तो फटाफट से, और मैं एक काम करूंगी, साथ के साथ आंसर्स बताते चलेंगे, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग का टाइम बच जाएगा, ठीक है? शुरू करें? शुरू करें, फटाफट बताओ। रेडी? चलो एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का आपको स्नोनेम बताना है, फटाफट से आंसर करो। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको आपको बताना है, और अपने नंबर लिखते चले जाना है ना, कितने सही हो रहे हैं। अरे इसके भी दो आंसर आ रहे हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है आप लोगों का। देखो, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। हैंडसम का मतलब भी क्या होता है? सुंदर। एल्यूरिंग का मतलब क्या होता है? लुभावना। अपीलिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षक। अट्रैक्टिव का मतलब भी क्या होता है? आकर्षक। तो ये जो है एक तरीके से सिनोनिम है, एल्यूरिंग, अपीलिंग और अट्रैक्टिव, आकर्षक। जबकि ब्यूटीफुल और हैंडसम दोनों के का मतलब क्या होता है? सुंदर। बस फर्क इतना है कि ब्यूटीफुल का यूज फीमेल के लिए करते हैं एंड हैंडसम का यूज मेल के लिए करते हैं, बस। सो द राइट आंसर इज ए। जल्दबाजी में गलत आंसर ना दीजिएगा। 30 सेकंड मिल रहे हैं, आराम से सोचो। 20 सेकंड तक सोचो, 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में आंसर कर दो। मोमेंटस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। बहुत कम स्टूडेंट ने आंसर सही है। मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण, ठीक है? तो आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। टेम्पररी क्या होता है? अस्थायी, फ्लीटिंग एंड मॉन्यूमेंटल। इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आंसर। इनफैचुएशन, इनफैचुएशन का आंसर करिए। इनफैचुएशन का आंसर करिए। बन गया। आंसर है इसका बी। ध्यान रखना, इन्फैचुएशन का मतलब क्या होता है? इन्फैचुएशन का मतलब होता है एक तरीके से आपका किसी चीज के प्रति जुनून, या इसको और क्या कह सकते हैं? आसक्ति, ठीक है? इमोशंस तो जानते ही हो, भावना। पैशन का मतलब क्या होता है? जुनून। इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन क्या होती है? कल्पना। नेक्स्ट, कंसाइनी। कंसाइनी भी इंपॉर्टेंट ही वर्ड है, बताइए क्या बनेगा आंसर? कंसाइनी। बन गया आंसर। तो
कंसाइनी का मतलब क्या होता है? जो हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति होता है, जब आप बैंक में जाते होंगे, तो बैंक में पूछा जाता है कि कौन कंसाइनी बनेगा? यानी कि क्या बोलते हैं उसको, नाम समथिंग कुछ बोलते हैं, कि कौन इसका मतलब कंसाइनी बनेगा, यानी कि नाम, जैसे बैंक में नहीं होता, मुझे इसकी एग्जैक्ट हिंदी याद नहीं आ रही है, बट जैसे बैंक में होता है कि कौन नॉमिनी बनेगा, है ना? रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होता है, डेलीगेट भी इंपॉर्टेंट है, डेलीगेट को ही हम प्रतिनिधि कहते हैं, ठीक है? प्रतिनिधि आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। रिप्रेजेंटेटिव भी वही होता है, मैसेंजर भी क्या होता है? संदेश देने वाला। नेक्स्ट। फटाफट आंसर करिए। ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब क्या होता है? आवारा, है ना? ट्रैम्प का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आवारा, आवारा भटकने वाला। तो वॉन्डरर कौन हो गया? वॉन्डरर का मतलब क्या होता है? आवारा। चीट, धोखा देने वाला। ट्रेवलर जो होता है यात्री होता है। पिलग्रिम कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्री, ठीक है? नेक्स्ट वन। इसको एंटोनिम बताना है आपको, ध्यान देना, सोनिम नहीं बताना है, एंटोनिम है पैरोकियल। इसका आपको ऑपोजिट बताना है, ठीक है? क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। तो पैरोकियल का मतलब होता है स्थानीय घटनाओं से संबंधित, स्थानीय घटना जो घटित हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? पैरोकियल कहते हैं। नैरो क्या होता है? नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, है ना? और ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल का मतलब होता है विश्वीय, वर्ल्ड वाइड। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलीबल। फॉलीबल का क्या बनेगा? एंटोनिम आपको बताना है, ट्राई करें। फॉलीबल, फॉलीबल का एंटोनिम बताइए फटाफट से। इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा आपको। चलो, तो फॉलीबल क्या होता है? फॉलीबल का मतलब होता है जहां पर क्या हो, गलती की गुंजाइश हो, है ना? जहां पर गलती हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉलीबल कह सकते हैं। मतलब जहां पर एरर हो सके उसको हम क्या कहते हैं? फॉलीबल। या जहां पर त्रुटि हो सके उसको फॉलीबल कह सकते हैं। अनएररिंग, तो अन का मतलब क्या है? नॉट, जहां पर त्रुटि ना हो सके। रिलायबल क्या होता है? विश्वसनीय। फॉल्सहुड क्या होता है? झूठ। ट्रस्टफुल क्या होता है? विश्वसनीय। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? जहां पर त्रुटि ना हो सके, तो वो क्या हो जाएगा? इसका सही करेक्शन। फॉल्सहुड तो एक तरीके से झूठ होता है, रिलायबल भरोसेमंद होता है, तो इनमें से कोई भी, ट्रस्टफुल, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं बनेगा, ए बनेगा। इम्पर्टिनेंट अगेन इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम आपको इसका बताना है, इम्पर्टिनेंट।
चलिए, तो इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने से बड़े लोगों का क्या सम्मान नहीं करता, है ना? तो सम्मान नहीं करना, है ना? किसका? अपने से बड़े लोगों का। तो एरोगेंस का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उचित होता है। रेस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है? सम्मान करना किसी का। और मॉडेस्ट का मतलब, आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है एक तरीके से, हाँ? एक वर्ड आपने सुना होगा, मॉडेस्टी, है ना? तो मॉडेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, हम्बल। ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, हम्बल, या इसको पोलाइट कह सकते हो। नेक्स्ट, रफ। रफ का आपको एंटोनिम बताना है, फटाफट से आंसर करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रफ, रफ का एंटोनिम आपको बताना है, क्विकली आंसर करिए। तो रफ का मतलब क्या होता है? रफ का मतलब होता है एक तरीके से खुरदरा, है ना? रिफाइन का मतलब क्या होता है? शुद्ध। चार्मिंग का मतलब क्या होता है? मनमोहक, है ना? स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकना। एंड पोलाइट का मतलब क्या होता है? हम्बल या विनम्र या मॉडेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेटिफिकेशन। आपको बताना है इसका सही एंटोनिम। तो रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से औपचारिक रूप से क्या मिल जाना? औपचारिक रूप से अनुमति। किसी भी चीज को औपचारिक रूप से क्या मिलती है? अनुमति। औपचारिक का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल। ऑफिशियल किसी चीज को अप्रूवल मिल जाने को हम क्या कहते हैं? रेटिफिकेशन कहते हैं। डिसअप्रूवल क्या होता है? डिसअप्रूवल का मतलब होता है कि आपकी जो आप किसी चीज की अनुमति लेने गए, लेकिन औपचारिक रूप से उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। तो यही इसका सही अपोजिट है। डिसएग्रीएबल, इसका मतलब भी असहमत होता है, लेकिन ये जनरल टर्म्स में होता है, जैसे हम आपस में करें। डिनायल का मतलब भी मना होता है। तो ये कौन से टर्म में होता है? जैसे मान लो किसी पे कोई इल्जाम लगा है, वही उसने काम किया और वो मना कर रहा है, यानी कि झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, तो डिनाई कर रहा है ना? डिस्टर्बिंग जानते हैं, तो राइट आंसर क्या है इसका? नेक्स्ट सिनोनिम है, सिनोनिम बताना है ग्रैंडियोर का, फटाफट से बताएं व्हाट इज द राइट सिनोनिम ऑफ ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर का मतलब होता है एक तरीके से शानदार। ठीक है, जैसे आप एक वर्ड आपने सुना होगा, स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर का मतलब भी शानदार होता है, ग्रैंडियोर का मतलब भी शानदार होता है, मैग्निफिकेंस का भी मतलब शानदार होता है, मतलब शाही, शानदार। ठीक है, एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा, जिसको अप्रेजल भी कह देते हैं। हैप्पीनेस क्या होती है? खुशी होती है। और ऑ का मतलब भी एक तरीके से खुशी होती है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी। ऑ कहते हैं ना, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होने को हम क्या कहते हैं? ऑ कहते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? ए। इंसेप्शन, इंसेप्शन का आपको बताना है स्लोनिम, फटाफट से बताएं क्या बनेगा इसका सही स्लोनिम।
इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, स्पेशली संस्थापन। किसी चीज की शुरुआत करना है, किसी चीज का संस्थापन करना। तो इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी का कोई चीज, एक तरीके से किसी ने कोई अपना व्यापार शुरू किया है, तो ये इसका सही सिनोनिम नहीं बनेगा। सबका मतलब ही शुरुआत है, ये बात ध्यान रखना। बहुत मिलते जुलते शब्द हैं। बिगिनिंग का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना या संस्थापन करना, यहाँ पे ये इसका सही सिनोनिम है। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी कि शुरुआत की अवस्था में। और ओरिजिन का मतलब होता है मूल, मूल रूप से। और इसका मतलब क्या होता है, शुरुआत, है ना। बिगनिंग का मतलब क्या होता है, प्रारंभ। तो ये इसका इंसेप्शन का मतलब भी क्या होता है, प्रारंभ। तो राइट आंसर क्या बनेगा, नेक्स्ट। कोलोसल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, फटाफट से बताएं कोलोसल का क्या सही सिनोनिम बनेगा। चलो, तो कॉलोसल का मतलब क्या होता है, कॉलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा। ये साइज के हिसाब से बड़ा होता है, जैसे एलिफेंट, है ना। तो इसको जेंट भी कह देते हैं या जिजेंटिक भी कह देते हैं, है ना। ह्यूज वर्ड तो आपने सुना ही होगा। और इसको और क्या कह देते हैं, इनॉर्मस कहते हैं। इनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा। यहाँ पर ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है, वाइग्रस का मतलब होता है उत्तेजित, एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, ऊर्जावान, है ना। या इसके लिए एक सिनोनिम हमारे पास और बन जाएगा, विच इज एंथुजियास्टिक। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है। राइट आंसर क्या बनेगा, बी। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ही है एक तरीके से। तो फटाफट से बताएं पैराडॉक्स का सिनोनिम क्या बनेगा। चलिए, तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मान्यताओं को नहीं मानता, एक रूप से कैसा है, विरोधी है। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्न करना। और पजल का मतलब क्या होता है, भ्रमित, है ना, या कंफ्यूज्ड भी इसको हम कह देते हैं। और चैलेंज का मतलब क्या होता है, सामना करना। अब यहाँ पे बड़ा ये है कि पैराडॉक्स के हिसाब से यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या बनेगा। स्वर्ग तो हो नहीं सकता, है ना। विरोधी, क्वेश्चन करने वाला। या फिर पजल, पजल मतलब भ्रम में रहने वाला, है ना। तो जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर बन रहा है पैराडॉक्स का, वो क्या है, वो मतलब हर चीज पे प्रश्न उठाता है, हर चीज पे, हाँ, एक तरीके से। तो पैराडॉक्स का सही जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है, वो क्या बन रहा है आपका, पजल। ठीक है। या इसको हम और क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन भी कह सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास की स्थिति। जहाँ विरोधाभास की स्थिति होती है वहीं कंफ्यूजन होता है। कैसे कंफ्यूजन होता है, बहुत से जैसे मान लो किसी के मन में ये आंसर आ रहा है ना, और आंसर ये है, तो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया एक दूसरे का। तो जहाँ विरोधाभास होता है वहीं क्या होती है, पजल होती है। प्रो लाइफ रेट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फटाफट से बताएं क्या बनेगा आंसर, प्रो लाइफ रेट। बन गया। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी। देखो, प्रो लाइफ रेट का मतलब क्या होता है, प्रो लाइफ रेट का मतलब होता है एक तरीके से बढ़त किसी चीज में, है ना, बढ़ना। लेकिन कैसे, संख्या में, है ना। या हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे कि मान लो विराट कोहली है। पहले वो बहुत अच्छे रन बनाता था, 50
अब बीच में क्या हुआ, कम हो गया, है ना? और उसने मान लो कितने रन बनाने शुरू कर दिए, 150 बना रहा है खुद ही, या 100 से पार बना रहा है, तो बहुत अच्छे रन बना है। तो यहाँ पर जो बढ़त हो रही है वो किस हिसाब से बढ़त हो रही है, संख्या में बढ़त हो रही है ना? मान लो जैसे कि कोई खेती हो रही है, तो पहले आपका जो कोई भी खेती की आपने, कि मान लो 40 क्विंटल निकला है, फिर आपने किया तो वो उसका 60 क्विंटल हो गया नेक्स्ट टाइम। तो नंबर्स में जो बढ़त होती है उसको हम प्रोलाइफ रेट कहते हैं। एक्चुअली कोई चीज पहले से होती है हमारे पास, लेकिन जब वो उसको दोबारा से हम करते हैं तो उसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कोई चीज पहले से हुई है उसको हम प्रोड्यूस कहते हैं, लेकिन इसी पे हमने दोबारा से सुधार किया है इसी चीज पर, तो वो क्या हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया। प्रोग्रेशन का मतलब होता है लगातार बढ़ना, प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध, एंड स्टाइपुलेट का मतलब जो चीजें कही गई है वैसे होना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट है कंसिलिएशन, इसका आपको आंसर बताना है, क्या बनेगा, कंसिलिएशन। एंटोनिम बताना है, इस बात का ध्यान रखना। तो कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, सुलह करना, किसी चीज में क्या करना, सुलह करना। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। इरिटेशन का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ाना होता है। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग होता है। अब एक है यहाँ पे कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, सामना करना, या सामने से किसी को क्या करना, चैलेंज करना, है ना? सामने से किसी को क्या करना, चैलेंज करना। तो ये भी क्या है, एक तरीके से विवाद है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्यूट का मतलब है कि झगड़ा, कन्फ्रंटेशन का मतलब भी क्या होता है, विवाद होता है। तो सही जो एप्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी। डी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका बनेगा, है ना? क्योंकि कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है अ फाइट और एन आर्ग्यूमेंट। स्पेशली आर्ग्यूमेंट के सेंस में होता है कि शुरुआत कन्फ्रंटेशन से ही होती है, फिर वो विवाद बन जाता है, डिस्प्यूट बन जाता है। नेक्स्ट, मिथ। मिथ का आपको क्या बताना है, मिथ का एंटोनिम बताना है, फटाफट से बताएं। चलो, तो इसका आंसर क्या है, फैक्ट। मिथ, मिथ का मतलब क्या होता है, मिथ का मतलब होता है जो हमने मन से बना लिए हैं, जो के कल्पनाओं के आधार पर बने हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे हमारे यहाँ कह देते हैं कि यार पीपल पे क्या है, भूत है। तो ये एक मिथ चला आ रहा है ना, इस टाइप से। तो अब इसका हमें जानना है कि इसका सही आंसर एंटोनिम क्या बनेगा। ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सच होता है। फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य। तो मिथ जो होती है, एक मिथ्या होती है, इसके लिए सही जो हमारा एंटोनिम बनता है वो क्या बनता है, फैक्ट। क्योंकि फैक्ट का मतलब होता है सही तथ्यों पर आधारित, मिथ का मतलब होता है मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित, और ट्रुथ का मतलब तो सत्य है। तो यहाँ पर इसको किसी तथ्य की आवश्यकता ही नहीं होती ट्रुथ के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आता है, आई थिंक आपके किसी प्रीवियस ईयर में भी आया है, रिलक्टेंट। एल वाई लग के बस इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया है, तो एग्जाम में आ सकता है रिलक्टेंट। ठीक है, तो रिलक्टेंट याद रखना है आपको। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी कार्य में करने की क्या नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही, अनिच्छा कह सकते हो उसको आप। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कार्य सही है भी या नहीं भी, इस तरीके से आपका क्या नहीं हो पा रहा है, इच्छा नहीं हो पा रहा। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंट कहते हैं। प्लीजिंग का मतलब होता है सुहावना या बहुत खुशीनुमा। विलिंग का मतलब होता है कि आपका मन हो रहा है कि हाँ ये कार्य मुझे करना चाहिए, यानी कि इच्छुक। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी। सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक होता है, और हैप्पीली खुशी खुशी होता है। नेक्स्ट, म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का आपको एंटोनिम बताना है, फटाफट से ट्राई करें।
मिल गया। तो म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है? म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊर्जे-पुर्जे निकाल देना, मतलब अंग निकाल-निकाल के अलग कर देना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको कार पकड़ा दी, हाँ, तो वो क्या करेगा? छोटा है, उसको बड़ा मज़ा आता है, वो सारे जितने भी इसके ऊर्जे-पुर्जे होंगे, ऊपर का हिस्सा अलग रख देगा, इंजन अलग निकाल के रख देगा, सब कुछ अलग निकाल के रख देना। तो इसका मतलब होता है कि अंग-अंग अलग करके रखना, है ना? अलग कर देना। अब उसके बाद वो क्या काम करेगा? उसके बाद वापस से उसको जोड़ेगा और बहुत खुश हो जाएगा, यानी कि मेंट। मेंट का मतलब क्या होता है? उसको सुधार करना, रिपेयर करना। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? डी। इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश देना होता है। और इंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर मतलब विधिवत बैठना, लॉफुली बैठ जाना। कंडक्ट मतलब कराना होता है, तो राइट आंसर यहाँ डी बनेगा। नेक्स्ट, लीमेंट। लीमेंट का आपको एंटोनिम बताना है, ट्राई कीजिए। बन गया। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से क्या करना? रोना, है ना? किस लिए रोना? आपको कोई शोक की घड़ी है, वहां पर रोने को हम क्या कहते हैं? लेमेंट कहते हैं। ठीक है। तो रिजॉइस का मतलब होता है खुशी के पल। जैसे एक तरीके से बच्चे का जन्म हुआ तो खुश हो गए आप, है ना? और किसी की मृत्यु हो गई तो दुखी हो गए आप, इस तरीके से। ठीक है। रिजुविनेट दोबारा से चीजें ठीक करना होता है। कंप्लेन मतलब जानते ही हो, शिकायत। नेक्स्ट, ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून। आपको वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग बताना है, ट्राई करें। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? रेयरली, है ना? रेगुलरली मतलब नियमित तौर से, ऑफन का मतलब अक्सर, एंड यहाँ पर रेयरली जो है इसका मतलब क्या होता है? कभी कभार। ऑफन क्या क्या होता है? अक्सर। रेगुलरली क्या होता है? नियमित। और ये जो दिया है ना, एक एक ऑप्शन यहाँ और था, वंस अ फोर्टनाइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 15 दिन में एक बार। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन। चलो, शी बॉट हर न्यू हाउस फॉर। फॉर अ सॉन्ग का आपको बताना है मीनिंग। ये एक फ्रेज है। फॉर अ सॉन्ग अपने आप में एक फ्रेज है, आपको इसका मीनिंग बताना है। फॉर अ सॉन्ग एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत सस्ता, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी चीपली। नेक्स्ट, द चेयरमैन ट्राइड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस बट द मेंबर्स जस्ट वुडंट लिसन। गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का आपको मीनिंग बताना है, ये फ्रेज है। द चेयरमैन ट्राइड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस बट द मेंबर्स जस्ट वुडंट लिसन। तो गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करना, उनको समझाना, कि जितना पॉसिबल हो सके उनको समझाने का प्रयास करना, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? मेक देम अंडरस्टैंड, गिव देम अ लेसन। इंसिस्ट ऑन भी एक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसके साथ, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है, और इसका मतलब होता है किसी बात पर बल देना। कई कई बार डायरेक्ट आ जाता है ये, लेकिन आंसर आपका क्या है? सी है, मेक देम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट,
अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आ जाती है, ये ईडियम है। अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है ऐसे दोस्त जो आपके दुख में साथी ना हो, केवल कैसे हैं, सुख के साथी हैं। ऐसे दोस्त क्या कहलाते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्टीज कामली, फेवरेबल फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, जो तुम्हें परेशानी में छोड़ दें उसको हम क्या कहते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स कहते हैं। लास्ट है ये आपका वोकैब सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 25। ही नोन द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर, इंपॉर्टेंट है। इन्स एंड आउट्स अपने आप में एक फ्रेज है और आपको इसका मीनिंग बताना है। ही नोन द, ही नोन डायरेक्ट भी तो नहीं आ सकता, यहाँ पे एक वर्ब मिसिंग हो गई है, डायरेक्ट नोन नहीं आएगा। ही हैड नोन होगा या तो यह कुछ होगा, है ना। ही हैड नोन द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर, उसको मैटर का सब कुछ पता था। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना, पूर्ण जानकारी होना। ठीक है, तो बोथ साइड्स नहीं कहेंगे। कंप्लीट डिटेल्स का मतलब होता है पूर्ण जानकारी, इनसाइड इंफॉर्मेशन आंतरिक सूचना, फुल हिस्ट्री पूरा इतिहास। आंसर क्या होगा, कंप्लीट डिटेल्स। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कितने मार्क्स आपके आए हैं, तब तक मैं ये आपको सेव करके भेज देती हूँ। ठीक है, फटाफट से मेरे को बताओ कितने आपके 25 में से सही हुए, और दूसरा मॉक टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ क्विकली। कल आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, 10 बजे बताओ। किस किस का एग्जाम कल है 24 को, किस किस का एग्जाम 24 को है। कल नहीं मैम, परसों है। कल 23, अरे हाँ सॉरी सॉरी, हाँ तो इसलिए पूछ रही हूँ ना, कल 23 है। कुछ लोग चले जाते हैं ना एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर के पास। पता नहीं ये फाइल क्यों नहीं जा पा रही है, एक सेकंड में दोबारा ट्राई करती हूँ। कल भी मॉक टेस्ट ले लीजिए, ओके। मेरा है, खुशबू का है, ज्योतिषना जी का है कल, ओके। ये तो अभी सेंड नहीं हो पा रहा, तो चलो मैं थोड़ी देर बाद सेंड करके देखती हूँ, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो मैं आपको दूसरा वो शेयर कर रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 290 किलोमीटर है, कल ले लेना। पूरा ओवरऑल मॉक टेस्ट बना दे कल के लिए, बताओ। कंप्लीट मॉक टेस्ट, वैसे तो मैं अभी भी देने वाली हूँ, अब बातें नहीं करते, फटाफट से एक पीडीएफ और शेयर कर देती हूँ आपके साथ। बस 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। वो मैंने 3 PM वाले बैच के लिए बनाई थी। वो हमारा एमसीक्यू बैच चलता है, पर आप लोग तो उसमें हो नहीं, तो वो मैं आपको पीपीटी दे देती हूँ, वो कर लेना। है ना, तो आप भी इसको जरूर करो, और इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, ये समझ लो। 1 मिनट रुक जाओ बस, सेंड क्यों नहीं हो रही आई डोंट नो। अगर आप लोग ऐप पे होंगे ना तो ऐप पे सेंड कर दूंगी, अगर यहाँ पे नहीं हुई तो तुरंत थोड़ी देर बाद ही। ठीक है, ये पेपर कंप्लीटली आपका वैसा ही है जैसा एग्जाम में आता है, मैंने खुद बैठ के बनाया है। तो हाँ, ये मैंने खुद बैठ के बनाया था पेपर, फटाफट से इसको ट्राई करो।
पहला क्वेश्चन स्पीड में करना, हाँ, और मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ये मैंने खुद नहीं बनाया हुआ है पेपर और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, और अगर थोड़ा 10 मिनट लग जाए एक्स्ट्रा तो पढ़ के ही जाना। फाइंड आउट द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको क्लॉज बताना है, फटाफट से बता दो। इस सेंटेंस में आपको क्लॉज बताना है, फटाफट से बता दो। एक काम करते हैं, 15 सेकंड का टाइम रखते हैं, अदरवाइज 30 सेकंड वाले टाइमर से हो नहीं पाएगा कंप्लीट, तो 50 सेकंड वाला टाइमर रख लेते हैं। ठीक है, चलिए। आंसर तो आने लगे इनकरेक्ट। ध्यान रखना, यहाँ पर ये वर्ब है और मैंने ट्रिक भी बताई थी कि वर्ब है, वर्ब के बाद जो आएगा वो कौन सा क्लॉज बनेगा, ये पूरा का पूरा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज। सिंपल ट्रिक बताई थी। और प्रोनाउन नाम का कोई क्लॉज पाया नहीं जाता, केवल 3 ही क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन क्लॉज। सो द राइट आंसर इज नाउन क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट वन। इसको ध्यान से समझ लेना आज ही। ठीक है, नेक्स्ट। आई नो द मैन हु केम हियर। मैं उस आदमी को जानता हूं जो यहाँ आया था। फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैं 15 सेकंड ही काउंट करूंगी। आ गया? चलिए, अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया है ना, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमें क्या दिया, नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताएगा फ्रेज, ये पूरा का फ्रेज किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। जो नाउन की विशेषता बताएगा फ्रेज, वो कैसा क्लॉज कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये कैसा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट वन। व्हेन यू राइट द बुक आई शैल हेल्प यू। जब तुम किताब लिखोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फटाफट से बताओ क्या आंसर बनेगा। When you write the book, I shall help you। जब तुम किताब लिखोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये कह रहा है जब तुम किताब लिखोगे, जब की बात हो रही है, when। और ये क्या दर्शाता है, ये समय को दर्शाता है। और समय के लिए कौन सा फ्रेज यूज किया जाता है, टाइम के लिए। टाइम के लिए एडवर्ब। जितने भी टाइम को बताने वाले शब्द होते हैं वो एडवर्ब या फिर एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बोलो, एडवर्ब क्लॉज। ये तीनों क्लॉज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा क्लॉज, वो नाउन क्लॉज बनेगा। जो नाउन को की विशेषता बताने क्लॉज आएगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। और जो क्लॉज आएगा टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए, वो आपका एडवर्ब क्लॉज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं कि आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिया और पहचानना है कि 5 वाक्यों में से कौन सा सही है। ये 5 वाक्य हैं और पांचों में से सही पहचानना है। इस टाइप के हमें टेंस सेंटेंस मिलते हैं एग्जाम में देखने को। तो फटाफट से आंसर करिए क्विकली, क्या आंसर बनेगा। देखो, ठीक है, अब हमें चेक कैसे करना है आंसर। देखो, सिंस आया है, सिंस आया है, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि सिंस का मतलब होता है परफेक्ट आस्पेक्ट। तो जहां पे परफेक्ट टेंस नहीं है, सबसे पहले उनको बाहर करो। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, इन तीनों में से कोई एक होगा। सोचो कि क्या कुछ ऐसा पढ़ाया है जो हमारे दिमाग में अभी भी क्लिक कर सकता है। अभी यहाँ पर हमारे पास नो एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं करते। नो के जैसा एक हियर वर्ब होता है, इसका जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं करते, स्मेल को नहीं करते, फील को नहीं करते, जनरली नहीं करते। तो यहाँ से आईएनजी फॉर्म इसकी आउट हो गई। आंसर क्या हो गया, ई। आई हैव नोन हिम सिंस 1985। नेक्स्ट वन। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इन चारों में, पांचों में से एक सही सेंटेंस आपको पहचानना है, ट्राई कीजिए। आज एक पैटर्न ऐसा ही 3 बजे और मिलेगा, मैं बनाऊंगी बैठ के अभी पेपर। रात मुझे पेन हुआ तो मैं बना नहीं पाई हूँ, और 7 बजे के लिए भी मैं खुद से ही बना के लेके आऊंगी। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ यहाँ पेड में जुड़े हैं, प्लीज 7 PM जरूर अटेंड करना, क्योंकि मैं बना के लेके आऊंगी आपको टेस्ट। मुझे पता है आपको यहाँ टाइम नहीं मिल पाया, तो वहां कर लेना 7 PM।
तो वंस अगेन यहाँ पे कह रहा है कि देखो अब इस सेंटेंस में देखो कोई ऐसा शब्द है जिस पे हमने ट्रिक बताई है लास्ट। मैंने आपको समझाया जब भी सेंटेंस में लास्ट हो, अगो हो, WHEN हो, बिफोर हो, है ना, या इनके साथ टाइम दिया हो, ऐसे केस में टेंस जो आता है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है, जिसकी पहचान होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या हमें क्या मिलता है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव, प्रेजेंट, ये पास्ट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ये इनकरेक्ट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म डी इसका सही आंसर बनेगा, ई इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द वेटर फिल द ग्लास विद वाटर। मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 एक्टिव पैसिव मिल सकते हैं, तो यस आपके लिए ये एक ही पैटर्न है और ये इसी में से आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए द बेटर फील्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ट्रिक से कैसे करोगे कि मैंने आपको समझाया जब भी सेकंड फॉर्म मिले तो आपको वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है कि ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये तो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो जहां वेटर दिया है उसको हटा दो। अब हमें क्या चाहिए, हमें केवल एक चाहिए, क्या है ना, वाटर के साथ वर्ड नहीं आएगी, आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट वन, शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। आपको बताना है कि अगेन पिछली ही ट्रिक पर बेस्ड है। कोशिश करो कि 15 सेकंड के अंदर आंसर कर पाओ। शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। क्या बात है दुर्गेश जी, ध्यान से, शशांक जी ध्यान से। टुक तो अपने आप में खुद ही सेकंड फॉर्म है डियर। जब इसका पैसिव बनाओगे तो वॉज आएगा, वर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सभी में है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए। यहाँ टुक सेकंड फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म। टेक जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक सेकंड फॉर्म होती है, एंड टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, वी मस्ट टेक केयर ऑफ लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ। फटाफट से आंसर कीजिए क्या बनेगा। ये एक मॉडल वर्ब का पैसिव फॉर्मेट है। मॉडल और पास्ट इंडेफिनिट दो ही पैसिव ऐसे हैं जिनके आने की मैक्सिमम संभावना है, 90%। चलो भाई, सो जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं, चाहे वो कैन है, चाहे वो मस्ट है, चाहे वो आपकी मे है ना, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब पैसिव बनाएंगे तो कैन आएगा, कैन की जगह पे कैन ही रहेगा, मस्ट की जगह पे मस्ट रहेगा। पैसिव बनाने के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडिशनल आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर केवल आर के साथ थर्ड फॉर्म आउट, मस्ट बी टेकन बिल्कुल सही। यहाँ हैड के साथ है, यहाँ विल है, कोई सेंस नहीं है। मॉडल के साथ बी और थर्ड फॉर्म अतिरिक्त ऐड किए जाते, आंसर हो गया ये। आपको हो सकता है एग्जाम में दे दे पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए, तो ये दिया गया वाक्य पैसिव फॉर्म में है और आपको ढूंढना है इन चारों में से एक्टिव। ढूंढो, इट इज बीइंग रेड बाय अस। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है मेरा तो। मनीष एक बार रिफ्रेश कर लो, अभी ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया। जब आपको बी का आईएनजी फॉर्म मिल जाए तो समझ जाओ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आएगा, और यहाँ प्रेजेंट मिल जाए तो ये भी समझ जाओ हमें किस टेंस में बदलना है इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। बस यही चाहिए, यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बाकी में है ही नहीं। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, हल्का हल्का चलता रहता है वो, जब मैं स्लाइड आगे बढ़ाती हूँ ना तो हल्का हल्का वो चलता रहता है। नेक्स्ट, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यहाँ पे है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर बनेगा। आई एम श्योर द प्रिंसिपल इन हिज रूम। मैं निश्चित हूं कि प्रिंसिपल कहाँ होगा, अपने रूम में होगा। यहां से आज ही रट लेना एक बात दिमाग में, कि कैन का यूज, मस्ट का यूज एंड शुड का यूज,
शुड का यूज जनरली सलाह देने के लिए करते हैं। मस्ट का यूज जनरली नेसेसिटी यानी कि 90% किसी चीज की संभावना है उसके लिए करते हैं। कैन का यूज एबिलिटी के लिए यानी कि योग्यता के लिए करते हैं। तो यहाँ योग्यता की बात नहीं हो रही, सलाह की बात नहीं हो रही, आंसर क्या होगा? मस्ट बी। यू ओबे योर पेरेंट्स, तुमको अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए। इसका आंसर करिए क्विकली। तुमको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। फास्ट आंसर करें, फास्ट। आपको सेंस समझना पड़ेगा। जब जब ऐसी बातें कही जाएंगी आपसे नैतिक शिक्षा की, जब जब आपसे नैतिक शिक्षा की बातें कही जाएंगी कि आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना, रोड के नियमों का पालन करना चाहिए, या हमें फ्लैग की कद्र करनी चाहिए, तो ये नैतिक शिक्षा के लिए हमेशा ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। यू स्टूड, ये स्टूड है। यू स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टी, तुमको अवश्य ही अपनी बहन के साथ खड़ा होना चाहिए जब वो परेशानी में थी। ध्यान रखना, ऑट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वैसे ही नहीं आएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हमारे पास शुड और ऑट में से है। मैंने अभी क्या कहा? नैतिक सलाह के लिए, नैतिक सलाह के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑट टू। ऑट टू के साथ यहाँ हैव दिया और हैव अपने साथ थर्ड फॉर्म लेती है, आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, यू प्लीज हेल्प माई सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज हेल्प माई सन, कृपया करके तुम मेरे बेटे की मदद कर सकते हो। यह बात हो रही है विनम्र आग्रह, किसी से अगर आप विनम्र आग्रह करते हो, हाँ, तो ऐसे केस में कुड का यूज करते हैं। नॉर्मल किसी से बात करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। तो विनम्र है क्योंकि प्लीज लगा है ना, तो इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम्बल रिक्वेस्ट। हम्बल रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं, ध्यान रखना। सो कुड यू प्लीज हेल्प माई सन। नेक्स्ट, ही कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट, उसको आज रात की आज रात की पहली ट्रेन पकड़नी होगी। फटाफट से बताओ कौन सा सही बनेगा। अभी अभी सिखाया, जब जब आपको हैव मिल जाए समझ जाओ इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये भी ट्रिक याद रखोगे तो भी आंसर सही कर सकते हो, भले ही तुम्हें ये नहीं पता कि इज टू आना चाहिए, वॉज टू आना चाहिए, क्या आना चाहिए। लेकिन अगर तुमको ये पता है कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो भी तुम आंसर सही कर सकते हो। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गए। आंसर होगा ही इज टू कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट। अब आपको सही सेंटेंस ढूंढना है। इस टाइप का पैटर्न भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। सो चूज द करेक्ट सेंटेंस। 52 हो गए, हम कोशिश करेंगे कि 55 तक 20 क्वेश्चन कर लें, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ये पैटर्न इजी के साथ साथ बस कंफ्यूजिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। सो ध्यान रखना, माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन आना चाहिए कंपलसरी, लेकिन नाउन नहीं दिया, गलत हो गया। मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, दिस बुक इज मी, यह किताब मैं हूं, तो ये कहना गलत है। रिलेशन बताने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, रिलेशन बताने के लिए हमें पॉजेसिव केस चाहिए, तो ये पॉजेसिव है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आता, क्योंकि प्रोनाउन आता ही नाउन के स्थान पर है, इसीलिए ये सही है। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और इसके बाद नाउन दे दिया, तो ये गलत हो गया, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता है टीचिंग एग्जाम्स में अक्सर देखने को। सो दिस इज शर्ट, आपको बताना है क्या आंसर बनेगा। दिस इज शर्ट। 7 बजे वाली क्लास कृपया करके मिस ना करें। मैं फिर से पेपर, ये पेपर जैसे मैंने खुद बनाया है ऐसे ही 7 बजे आज बनेगा, ऐसे ही आज 3 PM बनेगा। आज पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे पेपर्स। सो वंस अगेन, ये नाउन है, नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव केस चाहिए, तो एडजेक्टिव कौन सा मिलेगा? पॉजेसिव। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है ए।
एपोस्ट्रोफी एस कभी भी प्रोनाउन के साथ नहीं लगाते, आंसर होगा डी। हो गया, देखो जल्दबाजी में गलत। ये क्वेश्चन है ही ऐसा, मैंने कहा ना, ये दो क्वेश्चन 15 और 16 इजी होने के साथ साथ कंफ्यूजिंग है। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। एक अच्छा पैटर्न है, यूनिक पैटर्न है। इज योर फादर इन द क्राउड? भीड़ में तुम्हारे पिताजी कौन से हैं? डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होगा। भीड़ में तुम्हारे पिताजी कौन से हैं? पहले तो इनकी मीनिंग समझो। हूम का मतलब होता है किसको, हु का मतलब होता है कौन, कौन, और विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। अब बताओ, इस भीड़ में तुम्हारे पिताजी कौन से हैं? तो आंसर आ गया विच। ये तो मैंने हिंदी के माध्यम से समझा दिया। इंग्लिश के माध्यम से समझिए कि आपको लग रहा होगा कि पर्सन के लिए विच तो आता नहीं है, लेकिन विच का प्रयोग हम पर्सन के लिए कर सकते हैं इन केस ऑफ चॉइस। जब बात हो रही हो चॉइस की, जब बात हो रही हो सिलेक्शन की, पूछा जा रहा है इस पूरे भीड़ में कौन से हैं, आंसर हो गया वी। हु नहीं कह रहा डियर, हु नहीं आएगा। तुम्हारे पिताजी कौन है ये नहीं पूछा, पिताजी कौन से हैं ये पूछा है। स्किलफुल का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, सो ट्राई टू गिव द आंसर। मैंने कहा ना, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी हैं बट कंफ्यूजिंग है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लेवल है ये, यही लेवल आता है एग्जाम में। जिसके लास्ट में एफ यू एल लगा होता है, ट्रिक बताइए आपको। ए टी ई लगा हो, है ना, एल ई डबल एस लगा हो, आई वी ई लगा हो, आई सी लगा हो, वाई लगा हो, ये सब दर्शाते हैं किसको, एडजेक्टिव को। तो ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव, स्किलफुल। डी आंसर गलत हो गया गाइस, ऑप्शन या सी आएगा, इट शुड बी सी। नेक्स्ट, ही डाइड मलेरिया, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में एज इट इज आ जाता है क्वेश्चन। हो सकता है बीमारी का नाम दूसरा दे दे, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन चुना चुना हुआ है यहाँ पे, ये समझ लो। ही डाइड मलेरिया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, आपको अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन चूज करनी है, और मैं रूल के साथ समझाऊंगी आपको। वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया, शानदार। ध्यान रखना, जब आपको बीमारी का नेम पता हो, बीमारी का नाम पता हो, तो ऑफ का प्रयोग करो। जब बीमारी का कारण पता हो, कारण, कॉज, तो फ्रॉम का प्रयोग करो। जब ये कह दिया कि एक्सीडेंट से है ना, तो इन का प्रयोग करो। तो यहाँ पे हमें नाम पता है तो फ्रॉम, इन, विद हट जाएगा, आंसर होगा ऑफ। अगर लिखा होता कि भूख से मरे हैं तो डाइड फ्रॉम हंगर, मलेरिया से तो डाइड ऑफ मलेरिया। इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर्ड वेरियस एग्रीमेंट्स, आपको बताना है कौन सी प्रिपोजिशन यहाँ पे आएगी। इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी। ध्यान रखना, एंटर के साथ जनरली कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, लेकिन जब बात होती है एग्रीमेंट की, जब बात होती है एग्रीमेंट की, तो एंटर के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं, ये फिक्स रूल है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ही इज ब्लाइंड लेफ्ट आई, वह उल्टे आंख से काना है, आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताओ। सेलेक्टेड, सेलेक्टेड में आपको चूज करके लाई हूँ इसमें सेंटेंसेस। ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ दो प्रिपोजिशन आती हैं, ठीक है, आंसर करें। दो आती है केवल, एक इन आती है, एक टू आती है। टू का यूज तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अंधविश्वासी हो जाता है, जैसे कहता है ना वो तो उसके प्यार में अंधा है। इनका यूज तब करते हैं जब किसी भी एक आंख से क्या है, काना है, आंसर हो गया ए। ही वॉज एक्यूटेड द क्राइम, वंस अगेन इंपॉर्टेंट है, आज के एक एक क्वेश्चन ऐसे मोती के जैसे चुने गए क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही शाम को 7 बजे होगा, सब लोग प्लीज अटेंड करना। ही वॉज एक्यूटेड द क्राइम,
एक्विट का मतलब होता है रिहा करना, रिहा करना। उसको क्राइम से क्या कर दिया था, आजाद कर दिया, रिहा कर दिया। तो एक्विट के साथ हमेशा प्रिपोजिशन ऑफ यूज की जाती है, एंड एक्यूज का के साथ भी हमेशा ऑफ यूज की जाती है। ध्यान रखना, एक्यूज का मतलब होता है आरोप, एंड एक्विट का मतलब होता है रिहा। आंसर क्या बनेगा, ऑफ। द ब्लैंक ऑफ सहारा एयरलाइंस हैज बीन फाइनलाइज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ, ये एक फ्रेज है, और फ्रेज की वजह से इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो। हाँ 10 बज गए, बस एक, बस दो क्वेश्चन और, बस दो क्वेश्चन और, बस दो क्वेश्चन और कर लीजिए। 25 ही करने थे हमें, बाकी तुम खुद से कर लेना। मैं एक काम करती हूँ, इसको ना ऐप पे अपलोड कर दूंगी, बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है शायद। ठीक है। सो टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। ओवरटेक मतलब होता है गलत तरीके से साइड करना, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है, टेक ओवर का मतलब होता है नियंत्रण करना किस चीज पर। तो द टेक ओवर ऑफ सहारा लाइंस हैज बीन फाइनलाइज, मतलब किसी और के अधीन आ गया। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी। एक और कर लेते हैं, बस दो क्वेश्चन, 24 एंड 25, बस दो क्वेश्चन और कर लीजिए। ओके, कर लोगे ना, दो क्वेश्चन और, कोई दिक्कत तो नहीं है दो क्वेश्चन और करने में। ही द रोबर्स हिज हाउस लास्ट नाइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेजल वर्ब। आपके एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, तो इसमें फ्रेजल वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो चुनिंदा चुनिंदा लेके आई हूँ आपको। वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो ध्यान रखना, ब्रोक इनटू, हाँ, ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली तोड़ के घुस जाना। ब्रोक डाउन का मतलब होता है कि आप दिल से बिखर चुके हो, किसी बात को लेकर दुखी हो चुके हो, बिखरना। और ब्लो आउट, बुझाना। तो राइट आंसर क्या होगा, ब्रोक इनटू, तोड़कर, जबरदस्ती तोड़ फोड़ के घुस जाना। लास्ट है, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड एक इडियम है, इसका मीनिंग आपको बताना है। हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। यानी कि आप स्वार्थ से काम कर रहे हो, आप प्राइवेट एंड टू सर्व, इसका आंसर होगा ए। ठीक है। चलिए, टू बी एवर बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट या ईमानदार, मैं खुद से ही करा दे रही हूँ इसको। एंड टू क्राई वोल्फ का मतलब होता है मतलब झूठा वो देना, झूठे वादे करना, टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, बस खत्म। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। शाम को 7 बजे जरूर मिलिएगा, जो लोग 3 बजे वाले में हैं वो लोग 3 बजे अटेंड करें, क्योंकि बनाऊंगी मैं अभी बैठ के टेस्ट। ठीक है। अब मैं ट्राई कर लेती हूँ ये आपके पास आ जाए, नहीं तो अभी ऐप पर अपलोड कर दूंगी, इंग्लिश बाय दीप्ति राजपूत लिखा होगा, वहां पे जाके आप दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ओके, ठीक है गाइस, कैसा लगा ये वाला टेस्ट, फटाफट से कमेंट करके बताओ जल्दी से मेरे को। और आपको क्या लग रहा है, कुछ भी कमी रह रही हो तो मेरे को बताओ। मैंने बनाया है इसको बैठ के, सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन खुद से बनाए हैं। और अभी मैं बनाऊंगी वापस से 3 बजे के लिए और 7 बजे के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देख पाओ, बट मेरे पास प्रॉपर टाइम है कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर बना पाऊँ। ठीक है। इसी पे अड्डा 24/7 पे जाइएगा, वहां पे इंग्लिश बाय दीप्ति राजपूत के नेम से एक मेरा नेम दिख जाएगा बिहार अड्डा पे। तो बिहार बिहार सेक्शन में जाके एक हमारा नेम से कहीं प्रोफाइल बनी होगी, तो वहां पे अपलोड कर दूंगी, बिकॉज यहाँ पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच आ रही है, अपलोड नहीं हो पा रहा है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार ट्राई कर लेती हूँ, हालांकि मैं, बट ये टेक्निकल इशू हो रहा है इसमें। आ गया, आ गया, आ गया, एक सेकेंड, आ गया। ठीक है जी। हाँ अच्छा, यहाँ पर है। चलो, एक और बार कोशिश कर लेती हूँ, एक और पीडीएफ आ जाए तो, तब से आ नहीं रही थी वो पीडीएफ, नियम वाली आ जाए तो अच्छी बात है। अरे वाह, दोनों आ गई। अच्छा चलो, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं शाम को 7 बजे और 3 बजे। चलिए ठीक है।
अरे हम तो पूरी हेल्प करेंगे, मैं तो खुद मेहनत से लगी हुई हूँ, सोचो मेरे को रात भर नहीं सोई मैं, लेकिन मैं जा भी नहीं पा रही थी ऑफिस, मैंने कहा बैठ के पढ़ा रही हूँ, ये समझो मेरे को इतनी हालत खराब हो रही है मेरी तो समझो, बहुत ज्यादा। लेकिन आपका एग्जाम भी नजदीक है, तो मैं बैठे बैठे पेपर बना रही हूँ आपका, व्हाट्सएप पर ही पेपर बनाती हूँ बैठ के टाइपिस्ट से टाइप कराती हूँ पीपीटी में, तो हो पाता है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, क्लास कीजिए, ठीक है, स्टार दे देना, बाय बाय।